इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ जबरदस्त प्लेयर्स के बारे में बात की थी और आपका रिस्पॉन्स देखकर मुझे लगा एक और लिस्ट तो बनती है बॉस। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में जिन्हें शायद उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और सैल्यूट करते हैं उन अनसंग हीरोज को। नंबर 10 पर आता है करुण नायर। करुण नायर का नाम आते ही एक इमेज सामने आती है, उनका वो आइकॉनिक 303 नॉट आउट अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2016। 2016 में करुण नायर ने सिर्फ अपने थर्ड टेस्ट मैच में ही ट्रिपल सेंचुरी मार दी थी और वीरेंद्र सहवाग के बाद ऐसा करने वाले सेकंड इंडियन प्लेयर बने और साथ ही सिर्फ तीसरे इंडियन क्रिकेटर जो ट्रिपल ट्रोन मारने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन आपको पता है उसके बाद उन्हें बस 6 और टेस्ट मैचेस में ही खेलने का मौका मिला। 303 अगेंस्ट इंग्लैंड एक मेमोरेबल इनिंग थी, पर इनकंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनका करियर स्टैग्नेट हो गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में ये अभी भी एक पावर हाउस है, लेकिन इंडिया के लिए दोबारा जगह बनाना मुश्किल रहा। क्यों? क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन और बैड लक ने एक टैलेंटेड प्लेयर को साइड लाइन में डाल दिया। नंबर 9 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। स्काई तो आज के T20 स्टार हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक और IPL क्रिकेट में अपने आप को काफी प्रूव करने के बाद डेब्यू किया। मुंबई इंडियंस के लिए मिडिल ऑर्डर में क्रूशियल इनिंग्स खेली थी, लेकिन उनका इंटरनेशनल डेब्यू देर से आया। T20 फॉर्मेट के मिस्टर 360 होने के बावजूद भी टेस्ट और ODI में उन्हें अभी भी प्रूव करना जरूरी है। हाँ, सूर्या को तो T20 का मिस्टर 360 बोलते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्हें टेस्ट और ODIs में उतना प्रॉपर एक्सपोजर मिला जितना कि उनको मिलना चाहिए? नंबर 8 पे आता है हनुमा विहारी। विहारी का नाम उन लोगों के बीच आता है जो अपने ग्रिट और डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं। 2011 सिडनी टेस्ट याद है आपको, जब उन्होंने हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ साथ 3 घंटे क्रीज पे टिककर मैच को ड्रॉ किया था। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कंसिस्टेंटली ओवरसीज कंडीशन में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं दी गई और उनका नाम कम लोगों की जुबान पर ही आता है। नंबर 7 पर आते हैं शार्दुल ठाकुर। लॉर्ड ठाकुर अपने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। 2021 गावा टेस्ट में उनकी 67 रन इनिंग्स और इंग्लैंड सीरीज में मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल्स ने इंडिया को क्रूशियल विक्ट्रीज दिलाई। ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज के बावजूद उन्हें कभी भी प्राइमरी बॉलर या बैटर के रूप में नहीं देखा गया। ठाकुर ने हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, तो फिर क्यों उनकी कंट्रीब्यूशन को हमेशा सेकेंडरी माना जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब का परफॉर्मेंस ठाकुर ने अपनी सीरीज में दिखाई है उनको और भी ज्यादा मौके मिलने चाहिए? नंबर 6 पर आते हैं अंबाइती रायडू। ये नाम एक कंट्रोवर्सी की वजह से काफी याद किया जाता है। 2019 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रायडू को ड्रॉप करने के डिसीजन ने सभी फैंस को शॉक कर दिया था। उनका ODI एवरेज 47 का है, जो उन्हें इंडिया के मोस्ट कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बैटर में से एक बनाता है। IPL में भी उनका परफॉर्मेंस हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, फिर भी उन्हें रेयरली प्राइमरी प्लेयर के रूप में देखा गया है। टीम मैनेजमेंट से सपोर्ट की कमी उनका करियर के लिए डैमेजिंग साबित हुई है, जिसकी वजह से उनका करियर ज्यादा नहीं चल पाया। नंबर 5 पर आते हैं उमेश यादव। इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलर को वैसे ही कम माइलेज मिलता है और उमेश यादव ने अपने रो पेस से एक नया बेंचमार्क सेट किया था। ओवरसीज कंडीशन में उन्होंने 165 प्लस टेस्ट विकेट्स लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ होम कंडीशन के स्पेशलिस्ट बनकर रह गए, जबकि उनके स्टैट्स प्रूव करते हैं कि उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा हो सकता था अगर उन्हें कंसिस्टेंटली चांस मिलते। एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनकी इंजरीज की वजह से टीम में उनको जगह नहीं मिलती थी और अगर उसके बाद भी वो वापसी करना चाहते थे तो ओवरसीज मैचेस में उनको ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते थे, जिसकी वजह से उनका करियर आज भी बीच में लटका हुआ है। नंबर 4 पर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को जडेजा के शैडो में देखना एक कॉमन बात हो गई है। रविंद्र जडेजा के शैडो में रहने के बावजूद भी अक्षर ने अपनी यूटिलिटी को प्रूव किया है। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक डेब्यू सीरीज में 27 विकेट्स लेना किसी भी नॉर्मल स्पिनर का काम नहीं है। उनका ऑलराउंड एबिलिटी T20s और ODIs में भी सॉलिड है, पर उन्हें रेयरली फर्स्ट चॉइस प्लेयर कंसीडर किया जाता है। आज भले ही वो T20 में या फिर IPL में कितना भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दें, साथ ही टेस्ट में वो कितना भी बेस्ट अपना दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रविंद्र जडेजा से ऊपर नहीं माना जाता। पर यहाँ तक कि उनको हार्दिक पांड्या के बराबर भी लोग नहीं समझते। आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में देखा ही होगा कि उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जितना कि हार्दिक पांड्या को मिला। नंबर 3 पर आते हैं मोहम्मद शामी। शामी को अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का दूसरा नाम कहें तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। शामी के पास एक लेथिकल वेपन है, वो है उनका रिवर्स स्विंग। 200 प्लस टेस्ट विकेट्स और वर्ल्ड कप्स में इम्पैक्टफुल स्पेल्स। अपने सबसे अच्छे स्पेल के बावजूद भी उनका नाम बुमराह या अश्विन जैसे बिग स्टार्स के साथ नहीं लिया जाता। डेथ ओवर्स बॉलिंग में उन्होंने अपनी वैल्यू बार बार प्रूव की है। वो उन बॉलरों में से हैं जो सिर्फ एक स्पेल से पूरे मैच की सिचुएशन बदल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उतने क्रेडिट नहीं दिए गए जितना कि वो डिजर्व करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से ही उनको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली है, क्योंकि उससे पहले उनको उस लेवल का बॉलर नहीं माना जाता था जिस लेवल के वो हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि एशिया कप में भी उनको इतने मौके नहीं दिए गए थे। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप में भी उनको फर्स्ट मैचेस से नहीं खिलाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको मौके मिले और उन्हें कमाल करके दिखाया, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को आज कुछ लोग जानते हैं।
नंबर 2 पर आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के बारे में सोचकर निदास ट्रॉफी का वो अनफॉरगेटेबल लास्ट बॉल 6 दिमाग में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 2004 में डेब्यू करने के बाद भी दिनेश कार्तिक कभी भी परमानेंटली टीम में नहीं टिक पाए। आईपीएल में फिनिशर के रूप में और 2022 के T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो एक नए अवतार में वापस आए। कार्तिक ने हर रोल में खुद को अडेप्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो ओपनर हो, फिनिशर हो या फिर विकेट कीपर। फिर भी उन्हें सिर्फ एक रिप्लेसमेंट के तौर पर ही देखा गया है। जब तक MS धोनी इंडियन टीम में खेलते रहे तब तक दिनेश कार्तिक को मौके नहीं मिले हैं। उसके बाद ऋषभ पंत ने उनकी जगह ली। बीच में रिद्धमान शाह आए थे, जिसकी वजह से दिनेश कार्तिक को मौके नहीं मिल रहे थे। और जब ऋषभ पंत थोड़ा सा डाउनफॉल हुए या फिर जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तब दिनेश कार्तिक को फिर से टीम में लाया गया। लेकिन उनको परमानेंटली कभी भी नहीं रखा गया टीम में। उनको हरदम एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन के तौर पर ही टीम में शामिल किया गया, जिसकी वजह से उनका करियर ज्यादा बेहतर नहीं रह पाया। और नंबर 1 पर आते हैं अजिंक्य रहाणे। रहाणे के केस में कहानी कुछ अलग है। ओवरसीज टेस्ट के डिपेंडेबल वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे का MCG 2020 में मैच विनिंग सेंचुरी या फिर लॉर्ड्स में 2014 की इनिंग्स याद होगी आपको। आप उनके ओवरसीज टेस्ट रिकॉर्ड्स देखो तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में उन्होंने सेंचुरीज लगाई है। गाबा में टीम को लीड करना, लेकिन फिर भी उनकी कंसिस्टेंसी को इग्नोर किया गया। रहाणे एक साइलेंट वॉरियर है जो इंडिया के विक्ट्रीज के पीछे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रहते हैं। सबसे मेन बात यह है कि एक टाइम में वो इंडियन टीम में ओपनिंग भी किया करते थे, लेकिन 2015 के बाद से उनको इतने मौके नहीं दिए गए, क्योंकि उस टाइम शिखर धवन और रोहित शर्मा एक साथ ओपनिंग करने लगे थे, जिसके बाद से रहाणे को चौथे नंबर पर शिफ्ट कर दिया गया था। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनको चौथे से पांचवें और पांचवें के बाद टीम से बाहर कर दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला। और कब वो ODI और T20 के बाद सीधा टेस्ट मैच के प्लेयर बन गए, ये बात ना उनको पता चली और ना ही उनके फैंस को। और आज वो टेस्ट मैच भी नहीं खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार आपको देखने को नहीं मिला होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो खेलते हुए आपको दिखे, क्योंकि वो स्क्वाड में ही नहीं है, जबकि वो बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं पिछली बार के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और गावा में उन्होंने ही कप्तानी करते हुए मैच जिताया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर्स ऑफ दिस डिकेड। इन प्लेयर्स ने शायद हेडलाइंस नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडियन क्रिकेट को एनरिच किया है। इनमें से सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर आपको कौन सा लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं।